चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और उसके हार्मोनल रेगुलेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अंडरगोज अ साइक्लिक इवेंट्स। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो साइकिल होती है वो साइक्लिक इवेंट्स का मकसद क्या है कि वो कंटिन्यूस चलती रहती है, स्टार्ट होती है देन एंड, देन फिर अगेन जो एंड हो रही है उसकी वजह से सेकंड वाली स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि साइक्लिक इवेंट्स की शक्ल में रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल की बॉडी में चल रही होती है। सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और जो सीक्वेंस है किस चीज़ की सीक्वेंस, वो तमाम के तमाम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चल रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सीक्वेंस में मतलब कंटिन्यूस एक के बाद एक वो सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो कि चल रहे होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन अ फीमेल बॉडी, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, याद रखो, सीक्वेंस ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स in the female reproductive system is called female reproductive cycle या फिर menstrual cycle. This is a definition of menstrual cycle या फिर female reproductive cycle. ठीक है, female reproductive cycle primarily divided into how many phases? Female reproductive cycle is divided into two phases. सही है, is divided into two phases. First one that is ovarian phase या जिसको हम ovarian cycle कहते हैं, including all those events that occur in ovaries. सही है। अब ovarian cycle किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कितने फेजेस हैं? दो फेजेस हैं। पहला फेज कौन सा? ओवेरियन फेज है। और दूसरा फेज यानी पहला फेज कौन सा? ओवेरियन साइकिल या फिर ओवेरियन फेज। इसमें क्या होता है, वो तमाम के तमाम इवेंट्स जो कि ओवरीज में कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, वो तमाम का तमाम फेज जब तक चलता रहता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये ओवेरियन साइकिल चल रही है। और सेकेंड वन क्या होता है? यूट्राइन साइकिल। इंक्लूड दोज इवेंट दैट अकर्स इन अ यूट्रस। वो तमाम के तमाम इवेंट्स, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में यूट्रस में चलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? यूट्राइन साइकिल कहेंगे या फिर यूट्राइन फेज कहेंगे। इवेंट्स ऑफ ओवेरियन साइकिल आर वेरी स्मॉल। कौन सी साइकिल स्मॉल है? ओवेरियन साइकिल, मतलब वो प्रोसेस जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवरीज के अंदर चल रहा है वो क्या है? स्मॉल है। आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड विद द इवेंट्स ऑफ द यूट्राइन साइकिल, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेशन में होता है किस इवेंट के? किसके साथ? यूट्राइन साइकिल। ठीक है, बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स। किसकी मदद से? यानी कि ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट आर कमिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि कौन से हार्मोन्स होते हैं असल में? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कह लो या फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कह लो। बेस्ड अपॉन द चेंजेस एंड द हार्मोनल रेगुलेशन द साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री फेजेस। अब जो आप कहते हैं ना कि थ्री फेजेस में ये डिवाइडेड है, तो ये किस बेसिस पर? बेस्ड अपॉन द चेंजेस एंड द हार्मोनल रेगुलेशन इन द साइकिल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें जितनी भी आने वाली चेंजेस हैं और जितने भी हार्मोन्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके लिहाज से साइकिल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तीन फेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड वन दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेकेंड वन दैट इज सिक्रेटरी फेज। मतलब नॉर्मली तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो। वो तमाम इवेंट जो कि ओवरी में चल रहे हैं वो कहलाएंगे ओवेरियन फेज या ओवेरियन साइकिल, और वो तमाम का तमाम प्रोसेस जो कि यूट्राइन फेज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो तमाम का तमाम प्रोसेस जो यूट्रस में चलेगा वो यूट्राइन साइकिल या यूट्रस फेज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये तमाम की तमाम प्रोसेस यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल आपस में इंटरकनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट आर कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे थे? यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो चेंजेस आती हैं और हार्मोनल रेगुलेशन होती है इस साइकिल के अंदर, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल के अंदर, या सिंपल कह लूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जितनी भी चेंजेस आती हैं और जो भी हार्मोनल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कितने फेज में डिवाइड कर दिया है? सॉरी, थ्री फेजेस में। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को तीन फेज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड वन दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड वन दैट इज सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितना होता है? 1 to 5 डेज का होता है, एक एवरेज है। इन दिस मेंस्ट्रुएशन फेज द यूट्रस शेड्स ऑल बट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ इट्स एंडोमेट्रियम। कितने लेयर थी यूट्रस की? 3। सबसे बाहर वाली कौन सी थी? सबसे बाहर वाली थी पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है, हर मंथ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है? थिक होती है, देन फिर शेड ऑफ हो जाती है।
इन दिस menstruation phase the uterus sheds all but the deepest part of the endometrium. एंडोमेट्रियम की भी खुद 3 लेयर बनती है, एंडोमेट्रियम की भी खुद 3 लेयर बनती है। और हर महीने यूट्रस के साथ जो फर्स्ट वाली, अगर बाहर से अंदर आओ, बाहर से पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की जो डीपेस्ट लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट हो जाती है, जो बीच वाली लेयर है वो थोड़ी सी थिन रहती है और अंदर वाली सबसे थिन रहती है। हर मंथ ये जो सबसे थिनेस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है, जो सबसे अंदर की तरफ पड़ी हुई है यूट्रस की तरफ से अगर आप देखें, तो वो हर महीने शेड ऑफ तकरीबन नहीं होती, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है वो अच्छी खासी थिक होती है और वही शेड ऑफ भी होती है। Uterus sheds all the deepest part of its endometrium. The thick hormone-dependent functional layer of endometrium detaches from the uterine wall. हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर, ये सारी लेयर्स जो कि थिक और थिन होती हैं एवरी मंथ, ये सारी असल में किस पर डिपेंड करती हैं? हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। हार्मोन्स की रिलीजिंग होती है तो ये ग्रोथ पाती है, हार्मोन का रिलीज होना बंद हो जाता है तो ये ग्रोथ नहीं पाती। अ प्रोसेस दैट इज अकम्पेन्ड बाय ब्लीडिंग फॉर 3 to 5 डेज। अब ब्लीडिंग क्या होती है आपके पास? इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, जब ये शट डाउन होता है तो 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग चलती है। द डिटैच टिश्यूज एंड द ब्लड पास आउट थ्रू द वेजाइना एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और इसके नतीजे में क्या होता है? जो डिटैच टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ये जो लेयर्स में जो टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स जनरेट हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल से निकलने वाला ब्लड और टिश्यूज़ सारे के सारे मेंस्ट्रुअल फ्लो की शक्ल में बॉडी से बाहर चले जाते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टेज ओवेरियन हार्मोन्स आर एट देयर लोवेस्ट नॉर्मल लेवल। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये स्टेज शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल फ्लो जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टेज ओवेरियन हार्मोन्स, वो हार्मोन जो कि किधर से आ रहे हैं? ओवरीज से आ रहे हैं। ठीक है, कौन से हार्मोन्स आते हैं? तुम लोगों ने हार्मोन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट आते ओवेरियन हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स आर एट देयर लोवेस्ट नॉर्मल लेवल्स एंड गोनेडोट्रोफिन आर बिगिनिंग टू राइज। स्टार्टिंग में गोनेडोट्रोफिन बिल्कुल क्या होता है? हाईली एक्टिवेट होता है। जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है तो ओवेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं? लोवेस्ट नॉर्मल लेवल पर होते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल में भी लोवेस्ट पर होते हैं। ठीक है, और साथ में गोनेडोट्रोफिन क्या होता है? बिगिनिंग टू राइज, ये बढ़ रहा होता है। द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बिगिंस टू राइज, और साथ में एक और कौन सा हार्मोन राइज कर रहा होता है? FSH बढ़ रहा होता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स ये भी अपने लेवल को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, जबकि इस टाइम पर ओवेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं? अपने आप को नॉर्मल लिमिट में ही रखे रहते हैं। नेक्स्ट फेज कौन सा होता है? प्रोलिफरेटिव या फिर प्री ओव्यूलेटेड फेज, जो कि 6 to 14 डेज का होता है। सही है, 1 to 5 डेज। अगर फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ है, अगर तारीख है फॉर एग्जाम्पल 14, सही है, तो 1 to 5 डेज डेट मीन्स के 14 to 19 कह लो या 14 to 20 डे कह लो। ठीक है, ये कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास मेंस्ट्रुअल फेज, और मैक्सिमम इसको 14 to 19 ही कहेंगे। और प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटिव फेज किधर से स्टार्ट होता है? 6 to 14 डेज से, मतलब 20 से लेकर के 34 डेज तक। ये कौन सा फेज कहलाएगा? तारीख के लिहाज से बात की जा रही है, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन इसी तरह से आता है, आपको डेज काउंट करके बताना पड़ता है, डेट का बताना पड़ता है। कोई भी एक डेट दे दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा कि मेंस्ट्रुअल फेज इस डेट पे स्टार्ट हुआ, बताओ कि प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटेड फेज या फिर ओवम किस डे को प्रोड्यूस होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 14 डे को प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज जो आपके पास है, थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ राइज इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन पीक पर जाना ज़रूरी है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पीक पर जाना ज़रूरी है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ द साइकिल अ फ्यू ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड। हर महीने, हर मंथ कुछ जो फॉलिकल्स हैं जो कि ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं। दीज फॉलिकल्स कम्पीट विथ ईच अदर फॉर द डोमिनेंस, और इस तरीके से वो क्या करते हैं? एक के ऊपर एक डोमिनेंस गेट करने के लिए आपस में थोड़ी सी उनकी लड़ाई चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेच्योर हो रहे हैं, लेकिन सारे मेच्योर नहीं होते, कोई एक मेच्योर होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑल बट वन ऑफ दीज फॉलिकल्स स्टॉप टू ग्रो एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट। एज अ रिजल्ट होता क्या है? ऑल बट वन ऑफ दीज फॉलिकल्स स्टॉप टू ग्रो एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट फॉलिकल एट्रीजिया, जिसको हम बोलते हैं, while one dominant follicle in the ovary continues to mature and become the mature follicle, Graafian follicle in which the oogenesis आता है। इसका मकसद क्या हुआ? जब आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ बॉडी के अंदर, सही है, वो ओवरी में आना शुरू हो गया, फॉलिकल जनरेट होना शुरू होंगे। स्टार्टिंग का जो 5 डे होगा प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज का, जो स्टार्टिंग के 5 दिन होंगे साइकिल के, कुछ फ्यू ओवेरियन फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे? उस डेज में स्टिमुलेट हो जाएंगे, और यही फॉलिकल जो कि स्टिमुलेट हुए हैं आपस में कम्पीट करेंगे
किसके लिए? डोमिनेंस गेट करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑल बट वन ऑफ दीज फॉलिकल्स स्टॉप टू ग्रो एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट। सारे के सारे अभी भी आपस में कम्पीट कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक कम्प्लीटली तौर पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फॉलिकल एट्रीजिया जिसको हम बोलेंगे इस प्रोसेस। व्हाट इज फॉलिकल एट्रीजिया? एज अ रिजल्ट ऑफ द competition between the follicles, all but one of these follicles stop to grow। जो कंपटीशन चल रही होती है आपस में, जो लड़ाई चल रही होती है फॉलिकल्स के दरमियान में, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना शुरू हो जाता है, उसके नतीजे में होता है क्या है कि फॉलिकल एट्रीजिया होता है। फॉलिकल एट्रीजिया का मकसद क्या है? जब ये कंपटीशन चल रही होती है तो सारे फॉलिकल में से एक फॉलिकल लड़ते लड़ते थक कर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन एक क्या हो जाता है इस प्रोसेस में? डोमिनेंट हो जाता है। एक खत्म हो जाता है, एक डोमिनेंट हो जाता है, बकिया वैसे ही रहता है। इन द ओवरी कंटिन्यूज टू मेच्योर, और वो क्या बनाता है? मेच्योर फॉलिकल, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। और इसी ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है? oogenesis होती है आपके पास। व्हाट इज मीन बाय oogenesis? ओवम फॉर्मेशन। ठीक है, follicle stimulating hormone also stimulate which follicle also stimulate the graphian follicle to secrete the estrogen। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि आ रहा था, जिसकी वजह से फॉलिकल्स जनरेट होना शुरू हुए, यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ है बेसिकली। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने मजीद स्टिमुलेट किया, कौन से मजीद स्टिमुलेट किसको किया? ग्राफियन फॉलिकल को। व्हाट इज मीन बाय द ग्राफियन फॉलिकल? मेच्योर फॉलिकल, वो फॉलिकल जो कि ओवम प्रोड्यूस करेगा, ताकि वो क्या सिक्रीट करे, उसके ऊपर उसने इफेक्ट किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल पर। तो उसने क्या सिक्रीट करना शुरू कर दिया? द हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन, विच इन टर्न governs the vascularization of the endometrial lining of the uterine wall। मतलब मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्रोथ नहीं होती, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शट डाउन हो रही होती है। लेकिन जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना शुरू होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले आएगा, फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा, फॉलिकल एट्रीजिया कराएगा, मेच्योर फॉलिकल को बनाएगा। मेच्योर फॉलिकल जब बन जाएगा, फिर आपके पास oogenesis हो जाएगी। oogenesis जब हो रही होगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उस वक्त क्या करेगा? जो ग्राफियन फॉलिकल था, जो कि मेच्योर फॉलिकल है, उसको एक्टिवेट करेगा और उसमें से क्या रिलीज़ करना शुरू करेगा? ईस्ट्रोजन रिलीज़ करना शुरू करेगा। और अब जब उसमें से ईस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हुआ है, तो वो वाला ईस्ट्रोजन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको थिकन कराना शुरू करेगा। मतलब अब दोबारा से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सही है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेटोरिएशन कब होती है? उसकी मेंस्ट्रुअल फेज में। और उसकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट कब होती है? विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ मेच्योर या ग्राफियन फॉलिकल इज इन द प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज में उसकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। कंसिक्वेंटली द एंडोमेट्रियम वंस अगेन बिकम्स वेलवेटी, मतलब दोबारा से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है इसमें। थिक एंड वेल वेस्कुलराइज, नॉर्मली द सर्वाइकल म्यूकस इज थिक एंड स्टिकी बट राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल causing it to thin and become crystalline। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब ये प्रोसेस चलना शुरू होता है, नॉर्मली तौर पर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, मतलब वो म्यूकस जो सर्विक्स के अंदर होता है, वो उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है और वो स्टिकी होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एक हार्मोन की ग्रोथ दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है, दैट इज़ द ईस्ट्रोजन, जो कि किधर से रिलीज हो रहा था? ग्राफियन फॉलिकल से। तो ग्राफियन फॉलिकल से निकलने वाला ईस्ट्रोजन इस प्रोसेस के नतीजे में जो थिक म्यूकस हो रहा था, सर्वाइकल म्यूकस, उसको क्या करता है? कॉजिंग इट टू थिन एंड बिकम क्रिस्टलाइन, उसको थिन कर देता है और उसको क्रिस्टलाइन कर देता है, फॉर्मिंग द चैनल्स दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इनटू द यूट्रस। और उसके नतीजे में क्या होता है? जब ये थिन कर देगा सर्वाइकल म्यूकस को और उसको क्रिस्टलाइन कर देगा, तो उस पैसेज से जिस स्पर्म को आना है उसके लिए क्या कर देता है? मूवमेंट के लिए ईजी, आसानी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो दो हार्मोन का रोल यहाँ पर बताया गया, तीन का बताया गया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किधर से आता है? पिट्यूटरी से आता है। और किसके ऊपर आकर के एक्टिवेट करता है? ओवरी पर। ओवरी से क्या रिलीज कराना शुरू करता है? फॉलिकल्स। एक फॉलिकल बिल्कुल खत्म हो जाता है और इस प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रीजिया बोलते हैं। एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? आगे चलकर oogenesis करता है। एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? ईस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब स्टिमुलेट कर रहा होता है ग्राफियन फॉलिकल को, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? रिलीज करना शुरू करता है अपने अंदर से एक हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ईस्ट्रोजन का काम ये है कि अगर चाहे स्पर्म आता है और इस वाले मेच्योर ओवम से फ्यूज होता है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट की इम्प्लांटेशन होना है, कहाँ पर होनी है? यूट्रस में। यूट्रस की कौन सी लेयर में? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो शेड ऑफ हो गई थी मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर, तो दोबारा से उसको क्या करना है? ग्रोथ का पानी है। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? हार्मोन चाहिए। तो वो हार्मोन
ग्रोथ होनी है ना, यानी कि उसको जाकर इम्प्लांट होना, तो इम्प्लांट होने के लिए वो जो दोनों लेयर शट डाउन हो गई थी, दोबारा से उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो दोबारा से उनकी ग्रोथ होने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती, दैट इज ईस्ट्रोजन। तो वो कौन रिलीज करेगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बना जैसी साथ साथ रिलीज करना शुरू कर देगा। जब तक वो जाएगा एंडोमेट्रियम में, उससे पहले उसके हार्मोन जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाकर वो क्या करेंगे? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर देंगे। तो जब ये जाएगा मेच्योर होने के बाद, तो उधर इसके इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं। और अगर ये जायगोट नहीं बना तो ये इम्प्लांट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि एंडोमेट्रियम जब वंस अगेन बिकम्स वेलवेटी, दोबारा हो गया सर्वाइकल म्यूकस। इधर पर क्या हो रहा होगा? जब ये प्रोसेस चल रहा है, यानी जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही है, तो सर्वाइकल सर्विक्स में मौजूद म्यूकस क्या होता है? थिक हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। इस प्रोसेस के नतीजे में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, तो ईस्ट्रोजन लेवल कॉज इट टू बी थिन। यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन का हार्मोन है, जिसने क्या किया था? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक किया, साथ साथ सर्विक्स में मौजूद जो म्यूकस है उसको क्या कर देगा? थिक से क्या कर देगा? थिन कर देगा और क्रिस्टलाइन कर देगा, ताकि क्या चीज़ में हेल्प ऑफ फॉर्मिंग द चैनल दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस। ठीक है। ईस्ट्रोजन हैज अ नेगेटिव फीडबैक अपॉन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसने इसको, असल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किसको एक्टिवेट किया? फॉलिकल्स को। फॉलिकल में से क्या बना? मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल ने क्या रिलीज करना शुरू किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस पे ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू किया। लेकिन ईस्ट्रोजन जैसे रिलीज होना शुरू हो गया, तो जो हार्मोन ने असल में हेल्प किया था इसको रिलीज होने में, दैट वाज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे देता है। estrogen has a negative feedback upon which hormone? Estrogen has a negative feedback upon follicle stimulating hormone. Therefore as a concentration of estrogen rises, जैसे जैसे concentration of estrogen बढ़ती चली जाती है, follicle stimulating hormone का लेवल क्या होता चला जाता है? फॉल्स होता चला जाता है। दिस इज अ सिग्नल फॉर द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जब नेगेटिव फीडबैक शुरू होता है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अगेन इट बिकम्स एक्टिवेट अगेन। क्यों एक्टिवेट होता है? ताकि उसमें से आप कौन सा हार्मोन रिलीज हो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के डेज में, जब आपके पास प्री ओव्यूलेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 6 से 14 डेज पर शुरू हुआ था, उस वक्त कौन सा हार्मोन पीक पर जाना शुरू हुआ था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टार्ट है, पीक पर जाएगा, देन उसके बाद एक और हार्मोन पीक पर जाना शुरू हो जाएगा इन्हीं डेज के अंदर, दैट इज ईस्ट्रोजन। ठीक है। ईस्ट्रोजन जैसे ही पीक पर जाना शुरू होगा, तो जैसे ही ईस्ट्रोजन पीक पर जाएगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा? डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्लाइन पर जा रहा होगा और आपके पास ईस्ट्रोजन राइज हो रहा होगा, तो एक हार्मोन वहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि किधर से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। एट द एंड ऑफ द क्या हुआ क्या? There is a signal for the anterior pituitary to release the luteinizing hormone, and at the end of the proliferative stage, day 14, जैसे ही day 14 गुजर जाता है, proliferative phase end हो जाता है, in response to the sudden release of luteinizing hormone from the anterior pituitary, egg from the mature follicle is released. इस डेट को क्या होता है? डे 14 को क्या होता है? मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस डे को स्टार्ट हुई, उस डे से लेकर के काउंट करते करते 14th डे पर क्या रिलीज होता है? ग्राफियन फॉलिकल से मेच्योर एग रिलीज हो जाता है। In response to the sudden release of luteinizing hormone from the anterior pituitary, egg from the mature follicle is being released into the oviduct. अभी तक ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज नहीं हुआ था। तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या एग रिलीज होने के बाद बढ़ना शुरू होता है या एग रिलीज होने से पहले बढ़ना शुरू होता है? पहले बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर जाता है, मतलब जैसे ही वो बढ़ना शुरू होता है, तो फौरन से कौन सी चीज़ रिलीज हो जाती है? ग्राफियन फॉलिकल से मेच्योर ओवम से एग रिलीज हो जाता है फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल, इज टू बी रिलीज ऑन वेयर इनटू द ओविडक्ट। असल में वो जाकर कलेक्ट हो जाता है ओविडक्ट में, वो तो आपके पास ओवरी से बस बाहर निकल जाता है। वहाँ से फिमराई क्या करता है? उसको कलेक्ट करता है और उसको ले जाता है ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब तक लेके जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? द इवेंट इज नोन एज द ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन किस डे पर होगी? डे 14 पर होगी। ठीक है। तो अगर जो भी तुम्हें डेट दी जाएगी, उस डेट के लिहाज से काउंट करते हैं 14 डेट तक आगे जाओगे। ठीक है। और उस 14 डे पर क्या होगी? ओव्यूलेशन होगी। 14 डे पर कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा पीक पर होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा पीक पर होगा। कौन सा हार्मोन डिक्लाइन की तरफ सबसे ज़्यादा जा रहा होगा? सबसे पहला वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कौन सा हार्मोन थोड़ा बहुत पीक पर होगा? हाँ, ईस्ट्रोजन पीक पर होना चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्लाइन पर होना चाहिए, तभी तो एलएच बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। सही है। तो डे 14 पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता हुआ नजर आएगा, कम होता हुआ नजर आएगा? कम होता हुआ नजर आएगा। ईस्ट्रोजन लिमिट में नजर आएगा और पीक पर नजर आएगा। ठीक है। और कौन सा हार्मोन अब स्टार्ट होगा रिलीज होना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। इधर एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन किधर से रिलीज हो रहा था?
कहीं से हो रहा था, अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ, देखेंगे आप नेक्स्ट, ठीक है। विच टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, और ये जो ओव्यूलेशन का टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लेता है होने में, विद इन 5 मिनट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑल्सो कन्वर्ट्स द रप्चर्ड फॉलिकल टू अ येलोइश ग्लैंडुलर मास कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम अभी तक नहीं समझ आया था, अब पता चल रहा है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है भाई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एग फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज रिलीज इन द ओविडक्ट। ये जो लेवल होता है जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, उस डेट पर आपके पास ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन हो गई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अभी भी पीक पर है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और एक काम है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, जो ग्राफियन रप्चर्ड फॉलिकल है, जिसमें से ओवम रिलीज हो चुका है, जिसमें से एग निकल चुका है, अब उसको उसमें किस में कन्वर्ट कर देना है उसने, कॉर्पस ल्यूटियम में, दैट इज येलोइश ग्लैंडुलर मास, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन काम क्या हो गया, जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। दैट इज अ मेच्योर्ड फॉलिकल, सॉरी मेच्योर बोल रहा हूँ, रप्चर्ड फॉलिकल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो डेवलपिंग फॉलिकल है, मेच्योर हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, देन इधर ओव्यूलेशन हो गई एट द डे 14, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम से ल्यूटियल फेज शुरू होगा, देन फिर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास सेक्रेटरी या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो कि कौन से डे से स्टार्ट होगा, डे 15 से, और कब तक जाएगा, डे 28 तक। यहाँ पर देखो, ये था ब्लीडिंग बिगेंस डे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डे 9 से लेकर के 15 तक फर्टाइल टाइम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फर्टाइल टाइम कह लो, फर्टाइल टाइम कह लो, बात एक ही है। उसके बाद 16 से लेकर के दोबारा से 28 तक आपके पास क्या होगा, सेक्रेटरी, अभी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट हो गया 16 से 28 डेट तक। ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज, अब इस फेज में क्या होगा, या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन हो गई, सही है, उससे पहले वाला फेज प्री ओव्यूलेशन फेज, उसके बाद वाला पोस्ट ओव्यूलेशन फेज कहलाएगा। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, इस फेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, व्हाट इज एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ अ यूट्रस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। बाहर से अगर देखें और अगर यूट्रस के अंदर से देखें तो फर्स्ट लाइनिंग, वेयर द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम बना था, मेच्योर फॉलिकल रिलीज हुआ है, और अगर स्पर्म यहाँ पर मौजूद होगा तो स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और जैसे ही फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास एम्ब्रियो बन जाएगा या जाइगोट बनेगा। जाइगोट पहले बनेगा, देन फिर इट बिकम्स एम्ब्रियो, उसी को आप एम्ब्रियो भी बोल सकते हो। तो अगर एम्ब्रियो बनेगा तो उसकी इम्प्लांटेशन ज़रूरी है, किधर आके ज़रूरी है, यूट्रस में आकर के उसकी इम्प्लांटेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियम है प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, सही है। मतलब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन चल रही होती है, क्योंकि वो जो ओवम रिलीज हुआ था, अब वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, तो अब उसकी इम्प्लांटेशन ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर प्रिपरेशन होगी इम्प्लांटेशन के लिए, जब तक वो आएगा ट्यूब से यूट्रस के अंदर, तब तक इम्प्लांटेशन के लिए पूरी अंदर प्रॉपर तैयारी हो चुकी होती है। राइजिंग लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, और अब कौन सा हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना शुरू होता है। तो याद रखना, विच हार्मोन जस्ट रिलीज इन अ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और आफ्टर द ओव्यूलेशन और आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, दैट इज विच हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। पी बहुत बाद में आता है, इसलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन आता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन किधर से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर कहाँ से रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है आपको, कॉर्पस ल्यूटियम से। एक्ट ऑन वेयर, एक्ट ऑन द ईस्ट्रोजन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम, सही है। कॉजिंग द आर्टरीज टू एलोबरेट, और इसका काम क्या, उधर पर टिश्यूज को, आर्टरीज को ग्रोथ देना, ठीक है। कॉजिंग इट टू ईस्ट्रोजन प्राइम एंडोमेट्रियम, कॉजिंग द आर्टरीज टू एलोबरेट एंड कन्वर्टिंग द फंक्शनल लेयर टू द ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर, यूट्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फंक्शनल लेयर होती है उसको वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम यूट्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। द यूट्राइन ग्लैंड्स enlarge coil and begin secretory nutritious glycogen into the uterine cavity। यहाँ पर देखो ना, ये आपको इसको प्रॉपर कर रहा है बाकायदा, यहाँ पर इनको रिलीज़ करने के लिए तैयार कर रहा है। इधर जो आपके पास ब्लड का फ्लो है उसको पूरा प्रॉपर कर रहा है। इसको कौन कर रहा है, ये सारा काम प्रोजेस्टेरोन करता है, जो कि रिलीज़ हो रहा है किधर से, कॉर्पस ल्यूटियम से। ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन प्राइम एंडोमेट्रियम, यहाँ पर जो आर्टरीज हैं उनको एलोबरेट करेगा, बढ़ा देगा, उनमें फर्दर कॉइलिंग कर देगा, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा, उनकी लाइनिंग को थिक कर देगा, सॉरी इनकी लाइनिंग को थिन करेगा, और उनके वॉल्स को थिक करेगा, ताकि उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो। और साथ में क्या करेगा, कन्वर्टिंग द फंक्शनल लेयर टू अ ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर, और जो नॉर्मल ये जो फंक्शनल लेयर थी जो कि हर मंथ डीजनरेट हो रही है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर में, जिसको हम यूट्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यूट्राइन ग्लैंड्स क्या होगा, इसमें अब जो ग्लैंड बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, इलार्ज हो जाएंगे, कॉइल्ड अप हो जाएंगे, एंड बिगन सेक्रेटरी न्यूट्रिशियस
ग्लाइकोजन, और इधर से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोजन रिलीज होना शुरू होगा। किधर से ग्लाइकोजन रिलीज होना शुरू हो रहा है, जो फंक्शनल लेयर जो कि ख़त्म हो चुकी थी, सही है, पढ़ा है नॉर्मल बेजालिस, नॉर्मल लेटरालिस, सब नहीं पढ़ा है, चलो खैर है, नहीं पढ़ा छोड़ो। कॉयल एंड बिगन सेक्रेटरी न्यूट्रिशियस ग्लाइकोजन इनटू द यूट्राइन कैविटी, और जब इनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, ये सारा काम प्रॉपर हो जाएगा, तो इधर क्या चीज़ रिलीज होना शुरू होगी, थ्रू दिस थिंग्स ग्लाइकोजन रिलीज होना शुरू होगा। क्यों ग्लाइकोजन रिलीज होना शुरू हो रहा है, क्योंकि अब इसकी वर्किंग बढ़ चुकी है, तो अब इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और न्यूट्रिशन की शक्ल में क्या आ रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोजन आ रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन आ रहा है, ग्लाइकोजन टूटेगा और किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। These nutrients sustain the embryo until it has implanted in the blood-rich endometrial lining. और इसका काम क्या है भाई, ग्लाइकोजन का, ये जो न्यूट्रिएंट सस्टेन द एम्ब्रियो अंटिल इट हैज़ बीन इम्प्लांटेड इनटू द ब्लड रिच एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और यहाँ पर ये जो ग्लाइकोजन रिलीज हो रहा है, इसका काम है न्यूट्रिशन देना, किसको न्यूट्रिशन देना, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना जो कि अब तक इम्प्लांट नहीं हुआ है, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है वो उसके साथ लाइनिंग में कनेक्ट हो जाएंगी, तो फिर उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगी। जब तक वो आकर इम्प्लांट नहीं हुआ है, अभी तक वो ट्यूब के अंदर है, अभी आएगा इम्प्लांट होगा, अभी तक इम्प्लांट नहीं हुआ, तो जब तक इम्प्लांट नहीं हो रहा तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, ये ग्लाइकोजन दे रहा होता है। इफ़ द फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट अकर्ड, अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, द कॉर्पस ल्यूटियम बिगेंस टू डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, अब डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेक्रेटरी या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और उसके एंड पर जब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ख़त्म होने लगेगा, या फिर आपके पास जो सेक्रेटरी फेज है जब ये ख़त्म होने लगेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड लेवल डिक्लाइंस, अभी कौन सा हार्मोन पीक पर चल रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन तो शुरू हुआ था रिलीज होना, लेकिन अभी तक एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हुआ था इस फेज में, दैट वाज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग डिक्रीज हो रहा था, और कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा, और उसको डिक्रीज कौन कर रहा था, ईस्ट्रोजन। और इस टाइम पर जो ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पर जब ये काम चल रहा था, तो उस वक्त एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हुआ था, दैट वाज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एलएच भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एलएच किधर रिलीज होना शुरू हुआ था, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के अंदर रिलीज होना शुरू हुआ था, और जब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज खत्म हो रहा है तो ये भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो एलएच का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लास्ट फेज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बल्कि हाँ सही, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो पहले रिलीज होना शुरू हो गया था, प्रोलिफरेटिव फेज जब एंड हो रहा था उसी वक्त रिलीज होना शुरू हो गया था, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन किधर से आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो उस वक्त पीक पर था जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही थी, अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाती तो उसका लेवल ऊपर ही रहता, नीचे नहीं आता, सही है। इम्प्लांटेशन उस वक्त होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, जब इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो उसको ग्रोथ रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो एलएच का जो लेवल है ब्लड के अंदर, अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन किधर से आ रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम अब अपने आप को रिग्रेस करेगा, ख़त्म करना शुरू करेगा, डिप्राइविंग द एंडोमेट्रियम ऑफ द हार्मोनल सपोर्ट एंड द एंडोमेट्रियल सेल्स डाई, और इसके नतीजे में जब प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल ख़त्म होना शुरू होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम था, और फिर प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था, नहीं पढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ठीक कर रहा है ना। तो अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर फॉल्स होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और उसमें जो हार्मोनल सेक्रीशन हो रही थी वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बंद होना जाए शुरू हो जाएगी, डिप्राइविंग द एंडोमेट्रियम ऑफ द हार्मोनल सपोर्ट एंड द एंडोमेट्रियल सेल्स डाई, और जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी नहीं, प्रोजेस्टेरॉन उसको प्रॉपर से ग्रोथ देगा नहीं, तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सेटिंग द स्टेज फॉर द मेंस्ट्रुएशन टू बिगिंस ऑन द डे 28, और डे 28 के बाद मेंस्ट्रुअल ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल ceases around 50 years of age and it is termed as a menopause। 50 एज के बाद, अबाउट 45 के बाद या 47, 46, 48 के बाद मेनोपॉज का एज शुरू हो जाती है, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल एंड एक्सटेंड्स बिटवीन अ मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड द मेनोपॉज। मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो आपके पास है, उससे लेकर के मेनोपॉज तक ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है, अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। अब देखो यहाँ पर डे 1 से लेकर के
हमने पढ़ा था डे 1 से लेकर के डे 5 तक कौन सा आपके पास लेवल कहलाएगा, मेस्ट्रल फेज। तो ये मेस्ट्रल फेज में ये सारे के सारे हार्मोन तकरीबन नॉर्मल लिमिट में ही रहते हैं। उसके बाद कौन सा फेज शुरू हो जाता है, प्री प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज जो कि किधर से स्टार्ट होता है, तकरीबन डे 6 से स्टार्ट होता है। डे 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रहा आपके पास डे 6 से जो स्टार्ट हो रहा है आपको नज़र आ रहा है, इधर सब देखते चले जाओ। ये रहा मेस्ट्रुअल साइकिल, ये ईस्ट्रोजन का लेवल है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है। डे 7 तक आने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्यों आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर कौन सा हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज़ करता है और खुद बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ में एक और एक हार्मोन भी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बाद में क्या होगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब क्या चीज़ रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है आपके पास, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या चीज़ रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर ओव्यूलेशन हुई थी और उसके बाद उसमें स्पर्म फर्टिलाइज हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा आपके पास, रीजनरेट नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कंटिन्यूसली रेज रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कंटिन्यूसली रेज रहेगा। लेकिन अभी नहीं हुई तो फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर अब ईस्ट्रोजन का लेवल देखो, ईस्ट्रोजन कब रिलीज होना शुरू हुआ था, ईस्ट्रोजन रिलीज कौन कर रहा था, देखो ये ओवेरियन इवेंट्स है, ये गोनाडोट्रोफिन सिक्रीशन है, सही है। दीज ऑल आर द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दे ऑल आर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन सिक्रीशन। अब ये ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बता रहे हैं। ओवरी से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, ईस्ट्रोजन निकल रहा था और प्रोजेस्टेरॉन। पहले ईस्ट्रोजन का लेवल कब तक रेज रहता है, बिफोर द एज ऑफ 40, बिफोर द डे 40। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, देन फिर बाद में दोबारा पीक पर जाता है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होती है फ़ौरन से एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही रिलीज होना शुरू होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है आपके पास, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या होना शुरू हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक रेज रहता है तब तक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या रहती है, थिक रहती है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डिक्लाइन पर जाता है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या होना शुरू हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज जो बनी थी वो सब डिसइंटीग्रेट खत्म होना शुरू हो जाती है। सही है, डिसऑर्डर्स थे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, देखो 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 इसमें तो एड्स आ जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर contagious diseases caused by the pathogens that are passed from the one human to the another by the sexual contact। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उन डिजीज़ को हम कहते हैं या उन चीज़ों को हम कहते हैं कि जिसके नतीजे में पैथोजन जो होता है वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में बाय द हेल्प ऑफ अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या होता है, चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मूव कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू द अनदर ह्यूमन बीइंग। कन्वर्ट तो नहीं होता क्योंकि कन्वर्ट का मकसद है अभी था एक में अब दूसरे में चला गया, उसमें ख़त्म हो गया, तो कन्वर्ट तो नहीं बोलेंगे, पास्ट अवे बोलेंगे। पास्ट अवे भी नहीं कह सकते क्योंकि पास्ट अवे का ही मकसद ये होता है कि एक से दूसरी जगह पर चला गया, या ये कह लो कि फैल जाने को हम क्या कहेंगे, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम STDs भी बोलते हैं, कॉज बाय द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। कुछ डिजीज़ वायरल हैं, कुछ डिजीज़ बैक्टीरियल हैं। गोनोरिया हो गया, सिफाइलस हो गया और कॉज बाय बैक्टीरिया, ये दो वो आपके पास डिजीज़ हैं, गोनोरिया और सिफाइलस। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। निजेरिया गोनोरिया कराता है और सिफिलिस कराता है। ठीक है, एड्स जो है वर्ल्ड वाइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कॉमन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है दैट इज़ एड्स। लेकिन नाउ in these condition in these era we do not considered as the AIDS is just transmitted through the sexual contact। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी वजह से एड ट्रांसमिट हो जाता है, टेयर्स की वजह से भी एड ट्रांसमिट हो जाता है, स्प्यूटम की मदद से भी एड ट्रांसमिट हो जाता है, कटे हुए हाथ से अगर किसी दूसरे बंदे की कटे हुए हाथ पर या चोट लगी हुई जगह है उधर पर अगर लग गया तो भी एड ट्रांसमिट हो जाता है। वाउंड अगर किसी को है और किसी ने गलती से उसको मुंह लगा दिया या दांत लगा दिया या उसकी आंखों में मसल दिया या नाक के अंदर उसका थोड़ा सा भी ब्लड चला गया तो भी एड ट्रांसमिट हो जाता है, या बॉडी के अंदर बस चला गया तो एड ट्रांसमिट हो जाता है, ज़रूरी नहीं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना। एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डेडली डिजीजेज इन द ह्यूमन हिस्ट्री। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस इज द वायरल डिजीज एक्चुअली। ठीक है, HIV डिस्ट्रॉय द हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इसकी वजह से होता है क्या, इम्यून सिस्टम बड़ा बेकार तरीके कार में चला जाता है,
इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में टी लिम्फोसाइट जो मौजूद होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है ये, एचआईवी डिस्ट्रॉय कर देता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स कह लो या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ख़त्म करना शुरू करता है, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। सबसे मेजर कंपोनेंट के तौर पर हम इसे कंसीडर करते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम भी खत्म होना शुरू हो जा रहा है। जैसे इम्यून सिस्टम का पैसा 95% लग रहा है फॉर एग्जाम्पल टी लिम्फोसाइट के ऊपर, तो टी लिम्फोसाइट ही खत्म होना शुरू हो जा रहा है, तो वो खसारे में जा रहा है या फ़ायदे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है, ठीक है। Therefore, the people with the HIV begins to get serious infections। अच्छा, जो HIV के पेशेंट होते हैं ना, उनको हर तरह का इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है, हर तरह का इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में लड़ने की सलाहियत जो टी लिम्फोसाइट्स की थी वो ख़त्म हो गई है। The main cause of the HIV transmission is that in a worldwide sexually transmitted disease, there are the 36.7 million people living with HIV। 5 मिनट 36.7 मिलियन पीपल जो है ना, वो आपके पास क्या है, एचआईवी या फिर एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड में 2015 में जो एक कैलकुलेशन की गई थी, उसमें कैलकुलेट किया गया था 36.7 मिलियन पीपल इन अ वर्ल्ड वाइड, बेटा मिलियन जो है। और ये 2015 में, और अभी क्या चल रहा है 2021, मतलब इसका डबल टाइम से भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। एल्जेब्रिक सम में बढ़ता है ये, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 16, ऐसे बढ़ता है ये। About 35 million people have died from the AIDS related illness। और लोग 2015 तक मर चुके हैं कम से कम भी 35 मिलियन अफराद, किसकी वजह से, जिनको एड्स था उस वजह से, और छोटी मोटी बीमारी हुई मर जाते हैं। एवरी ईयर अराउंड 1.9 मिलियन अडल्ट हैव बिकम न्यूली इन्फेक्टेड विद HIV। इसीलिए बोलते हैं कि छींको ना तो इंसानों की तरह छींको, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि आपको एड्स है कि नहीं है। खामोशी सी बीमारी, बहुत खामोश बीमारी है। हर साल बता रहे ना कितना, 1.9 मिलियन अडल्ट्स, और ये 2015 का सर्वे, 2021 चल रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पर आपका ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।